नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पीसी कर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोपकर, लेकिन आज भी वह अपने किए के लिए न तो माफी मांगती है और न ही पछतावा प्रकट करती है। आज संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस वही पार्टी है जिसने संविधान को सबसे पहले और सबसे गहराई से रौंदा था। साथ ही साव ने कहा कि आपातकालीन की घोषणा कोई राष्ट्रीय संकट का नतीजा नहीं था, बल्कि एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति थी, जिसे न्यायपालिका से मिली चुनौती से बौखलाकर थोपा गया था। एक काले दिन के रूप में, भारतीय लोकतंत्र के दृष्टिकोण से एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। आज इस विषय पर आप सभी से विस्तार से चर्चा करने के लिए हम सबके मार्गदर्शक, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री और हम सबके पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी का आगमन हुआ है। मैं उनका स्वागत करता हूं और आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में रायपुर जिला के हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रमेश ठाकुर जी, हमारे मीडिया विभाग के सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, मीडिया विभाग के ही निशिकांत पांडे जी की भी गरिमा में उपस्थिति है। मैं आप सभी के स्वागत के साथ मैं माननीय अरुण साव जी को निवेदन करता हूं कि आज एक जो विशेष अवसर पर इस प्रेस वार्ता को रखा गया उसमें आपको संबोधित करें। और आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को इस देश को आपातकाल में झोंका गया था। और आज के दिन को पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगे हैं। पहला आपातकाल लगा 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था। दूसरा आपातकाल लगा 3 दिसंबर 1971 को, जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। पर जब 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगा, देश में बिल्कुल भी इस तरह की स्थितियां नहीं थी। आखिर ये आपातकाल लगा क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 1971 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। रायबरेली से चुनाव जीती, राजनारायण जी को उन्होंने हराया। उनके निर्वाचन के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चुनाव याचिका लगी। पर इस बीच देश के हालात बद से बदतर हो रहे थे। देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर थी और देश में पूरी तरह से असंतोष का वातावरण था। उस वातावरण में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती थी। राजनारायण जी ने इस आधार पर चुनाव याचिका लगाई थी कि चुनाव के दौरान सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग हुआ है, शराब बांटे गए हैं,
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया गया है। रेलवे ने 20 दिनों में कार्रवाई कर 1,11,00,000 रुपए का राजस्व वसूला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत रेलवे अधिकारियों ने पिछले 20 दिनों में 24,182 मामलों में 1,11,13,000 रुपए की राजस्व वसूली की है। क्या कुछ रिपोर्ट है इस खास रिपोर्ट में। रेलवे ने 20 दिनों में कार्रवाई कर 1,11,00,000 रुपए का राजस्व वसूला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत रेलवे अधिकारियों ने पिछले 20 दिनों में 24,182 मामलों में 1,11,13,000 रुपए की राजस्व वसूली की है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा कर रहे, रेलवे स्टेशनों, रेलवे परिसरों में गंदगी करने वाले, बिना बुक कराए लगेज ले जाने वाले पर कार्रवाई कर यह राशि वसूली की गई है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है और 8% अधिक आय को दर्शाता है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी और रेलवे स्टेशन पर सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। नागपुर को जो गाँव आवक हुआ है उसका सर साहब बातचीत कर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन के तहत हमारे वाणिज्य विभाग द्वारा विदाउट टिकट यात्रियों के अगेंस्ट में एक जो है सर्च अभियान के तहत जो है ना लगभग 1 करोड़ से अधिक के राजस्व की वसूली की गई है और ये अभियान निरंतर रेलवे द्वारा जारी रखा जाएगा ताकि विदाउट टिकट यात्री जो हैं उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाती रहे और इससे राजस्व में जो है वृद्धि हो। आगे कितनी कार्रवाई चलता रहेगी? ये तो चलता रहेगा क्योंकि आए दिन जो है पाया जाता है कि यात्री जो है बिना टिकट यात्रा के ही जो है गाड़ी में बैठे पाए जाते हैं। तो ये राजस्व की वसूली का कार्यक्रम जो है वो निरंतर जारी रहेगा। साथ में जो है स्वच्छता को भी ध्यान में रख करके रेलवे जो है और धूम्रपान के अगेंस्ट में भी सबके विरुद्ध भी कार्रवाई करती रहती है जिससे राजस्व की प्राप्ति होगी। आवक कितना हुआ? आवक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का आवक हुआ है पिछले 3 दिन में। मैं कमर्शियल इंस्पेक्टर इस प्रकार हमने देखा कि रेलवे ने 20 दिनों में कार्रवाई कर 1,11,00,000 रुपए का राजस्व वसूला है, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे लोगों के अलावा कई नियमों के उल्लंघन पर ये वसूली की गई है। अब देखना ये होगा कि रेलवे में यात्रा कर रहे यात्रियों में इस कार्यवाही से क्या असर पड़ता है। हालांकि अभी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिलासपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बिलासपुर जिले में चेतना अभियान के 7वें चरण को समाज के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित किया है। बता दें कि पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में सियान चेतना कार्यक्रम का पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने शुभारंभ किया, जहां पर इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर जिले में चेतना अभियान के 7वें चरण को समाज के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित कर दिया गया है। पुलिस लाइन स्थित चेतना हॉल में सियान चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला ने सियान चेतना कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के सभी पदाधिकारी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं जागरूकता करने की अनोखी पहल शुरू की गई। बहुत से हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके
उनको एक तो प्रॉब्लम उनके साथ बात करने वाले लोग नहीं है, अकेलापन जो है उनको लगता है, तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं कि एक हमारे सामने एक मोटिव आया, साथ में उनके एक साथ बैठने की जगह, उनको एक साथ इकट्ठे होने के लिए, प्लस उनके अनुभव को कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, ये एक दिशा सोचने लायक विषय है जिन पर हमको और विचार करना है और उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेतु प्रयास करना। परिवेश, परिस्थितियां और फिल्म, आपको लगता है ये भी कारक है इस चीज के लिए? बिल्कुल, परिवेश, परिस्थितियां सभी इस चीज के कारक हैं, क्योंकि अभी जैसे अलग अलग जनरेशन है, आज के बच्चों की संख्या भी कम है, पहले पूरा संयुक्त परिवार होता था, अब एकल परिवार है, और पढ़ाई की ओर सभी पेरेंट्स खुद ही बच्चों को अच्छा मोटिवेट करते हैं, साधन सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, भले कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों, अच्छे कॉलेजेस में बॉम्बे, दिल्ली भेज करके बड़े कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और जब बच्चे वहाँ पढ़ लेते हैं तो वहाँ जब वो अच्छे माहौल में पढ़ते हैं, अच्छे आईटी सेक्टर्स और जगह वो पढ़ लिख लेते हैं, तो उनकी जॉब भी उनके अनुरूप ही होती है। तो जैसा वो पढ़ाई करते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो फिर पेरेंट्स फिर अकेले हो जाते हैं। पूरी उम्र भर मेहनत वो बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों को बाहर भेज करके वो फिर अकेले हो जाते हैं। तो वो परिस्थितियां तो हैं। अब बच्चे भी उसमें जब बाहर रहते हैं तो वो अपने कामों में भी इतने व्यस्त होते हैं, आज की भाग दौड़ और कॉम्पिटिशन्स इतने हैं कि वो उसमें व्यस्त हो जाते हैं, और अपने आप को जो है इस समाज की दौड़ में एक सही जगह पे रखने के लिए उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो वो समय निकाल के जो अपने बुजुर्गों, परिजनों के साथ रहना चाहिए, वो चीजें नहीं हो पाती हैं। और ज्यादा बच्चे और पढ़ लेते हैं तो विदेश चले जाते हैं, तो वहां से आना और मुश्किल होता है। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिसको कि जो है जिसके कारण ये हमको ये उत्पीड़न वर्ड जैसा चीजें अब आ रही हैं, क्योंकि वो अकेलापन है। तो उसमें दोनों को समझने की जरूरत है, समाज में ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि जो लोग यहाँ हैं वो लोग ही मिल करके उनके बच्चों की भूमिका निभाएं, उनके साथ उनको समय दें, उनके साथ उनके अनुभव शेयर करें, और उनको वो पारिवारिक माहौल यही मिल जाए। हाँ, देखिए, बहुत सही सवाल है आपका कि कोई भी उत्पीड़न होता है, चाहे बच्चों का हो, महिलाओं का हो, अभी बुजुर्गों की बात हो रही, तो उसके ऊपर जागरूकता हमको लगता है कि आम जनता को और खासकर युवा को कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर कानून की जानकारी नहीं होगी तो उनको लगेगा हम इसको सहज उसमें कर रहे हैं। जैसे हम बच्चों को मारते हैं या महिलाओं के साथ बदतमीजी होती, तो लगता है ये तो समाज में चलता है ये सब। तो कानून की जानकारी बहुत सही है। और दूसरा है कि संवेदनशील बनाना उनको, यानी बचपन से हम लोग जरूर बोलते हैं माँ संस्कार देती है, पर माँ और पिता को भी अपना आपस का व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि वो इस तरह से लगे कि वो बराबर उनका सम्मान कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का, पिता पत्नी, पिता माँ का, माँ पिता का। तो ये चीजें बच्चों को बचपन से अगर वो देखती आए कि बचपन में हमारे घर में ऐसा होता है, अगर वो बहन के साथ कुछ बदतमीजी कर रहा, दादी के साथ कुछ बदतमीजी, तो उसको वहीं पर टोका जाए और वहीं पर कहा जाए कि भाई ये गलत है। बहन छोटी है तो सब बहन को तुम कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझको लगता जो हमारा प्रारंभिक स्कूल है, माँ है, परिवार है, पिता है, घर है, वहाँ से उनके तथाकथित संस्कार में ये बातें डालना चाहिए और बार बार ये बोलना चाहिए कि ये गलत है। ये सब हम लड़की देर रात से लौटती है, वो बोलते हैं कहाँ थी 8 बजे तक, लड़का 10 बजे रात को लौटता, उससे कभी बेटे से नहीं पूछते। अब ये है कि सवाल भी ये करे कि बेटा भी क्यों देर रात तक रहे। और जहाँ कोई किसी भी तरह के उत्पीड़न की बात कर रही हूँ, जहाँ तक बुजुर्गों के उत्पीड़न की बात है, तो जब तक उनको लगता है अब ये बेकार हो गए हैं, अब इनकी कोई उपादेयता नहीं है, तो उनका जो अभी यहाँ पर काफी बातें हुई हैं कि उनके पास जो अनुभव है उससे सिखाना, यानी जो जिस व्यक्ति ने लैंप पोस्ट को रोज जलाते हुए देखा है, वो कितनी चीजों को देख के आया, तो उनके अनुभव से लाभ उठाना और फिर से दादी नानी के किस्से जो हैं, दादा नाना के किस्से जो हैं, बच्चों को सुनाना शुरू करना चाहिए। जी, मैं जहाँ तक मेरा अपना अनुभव और विचार है कि आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही है कि आधुनिक जो सिनेमा है तो इसका बहुत ही मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पर और परिवार पर, बच्चों पर। और जैसे कि हम जानते हैं कि साहित्य, समाज और सिनेमा, इन तीनों में एक बहुत गहरा और नजदीक का रिश्ता है। तो जैसा हमारा साहित्य होता है वैसा समाज होता है, जैसा समाज होता है वैसा ही सिनेमा होता है। तो हमको किसी एक को हम अगर दोषी ठहराएं तो ये भी सही नहीं है। तो हम जो पहले जो हमारे सामाजिक मूल्य और प्रतिमान थे और हम आज देखिए कि आज हमारे सामाजिक मूल्य और प्रतिमान क्या है, तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये अंतर क्यों आया, कैसे आया?
तो ये बदलाव किस कारण हुआ? यही ना कि साहित्य बदल गया, सिनेमा बदल गया, और साहित्य और समाज तो बिल्कुल जो हमारे समाज के और हमारे आधारभूत स्तंभ हैं, जिसे हम मतलब सीखते हैं, समझते हैं, तो ये जब यही तार हो जाएगा तो फिर समाज कैसे समझेगा? तो जैसा साहित्य पढ़ेंगे दिमाग में बच्चों के वैसे ही आएगा। जो आप सिनेमा दिखा रहे हैं, जो परोस रहे हैं चंद पैसे कमाने के लिए, तो बच्चों पे तो वो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही, बुरा असर होगा ही होगा। बच्चे क्या, ये तो बड़े में भी ये आ जाती हैं भावनाएं। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग भी, बुजुर्ग भी हैं, तो वो किसी न किसी गलत काम में उनका कभी कभी नाम आ जाता है। तो ये क्या कारण है? तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक पहलू पे नहीं, हम हर पहलू पे ध्यान देना हमारा जरूरी है। और पहले हमारे बच्चे क्या, और हम लोग अपने नाना नानी दादा दादी की कहानियां सुनते थे। आज हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं? कार्टून शो, मिकी डोनाल्ड, टॉम एंड जेरी, तो जिसमें बच्चा एक दूसरे को सताना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठा है कि उसको मारो, उसको पीटो, वो फिर ठीक हो जा रहा है, दौड़ो भागो। तो ये हम अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं? खाना नहीं खा रहा है, जिद कर रहा है, उसको मोबाइल दे रहे हैं उसके हाथ में। खाना खिला रहे हैं तो हम उसको क्या खिला रहे हैं? हम उसको पौष्टिक आहार कहाँ खिला रहे हैं? एक तरफ हम बोलते हैं कि जो हम खाना खिला रहे हैं वो संतुलित आहार होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ हम अपने बच्चों को पास्ता, मैगी और एनर्जी बूस्ट पिला रहे हैं। बोलते हैं कि स्टेरॉइड डोपिंग टेस्ट, अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में पकड़ा जाता है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं? हम उनको शुद्ध खाना कहाँ खिला रहे हैं? उनको हम शुद्ध भोजन कहाँ दे रहे हैं? हम उनको मैगी खिला रहे हैं, पास्ता खिला रहे हैं, और हम बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, कहते हैं कि ये पियो, आपके बच्चे की लंबाई तेजी से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी तेजी से लंबाई? बच्चा अपने बुजुर्गों का जो उत्पीड़न होता है वो यही से शुरू हुआ है ना, कि साहित्य का हमारे बच्चों पर और जो हम टीवी पर देख रहे हैं उसका हम पर असर पड़ता है। और फिर हमारा खुद का भी व्यवहार, हम अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ हम कैसा व्यवहार करें, तो बच्चा देखता है, तो हम जो देंगे वही तो हम पाएंगे। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है कि जो हम दे रहे हैं वो हम पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको भी सुधारना पड़ेगा, हमको भी अपने व्यवहार को नियंत्रित करना पड़ेगा। सारा दोष हम बच्चों को ही दें तो ये भी गलत है, और सारा दोष अगर बुजुर्गों को दें तो ये भी गलत है। समय समय पर ये कार्यक्रम 2 साल से किए कर रहे हैं। वृद्धों का सम्मान, जिस तरह हम लोग यंग जनरेशन सावन सुंदरी मनाते हैं, हम लोग वृद्धों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने 2 साल कंटिन्यूअसली हम लोगों ने 2 साल सावन सुंदरी वृद्धों का सम्मान किया। उनको शॉल, श्रीफल, तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान किया। तो ये जो आज की पहल थी वो बहुत ही सराहनीय थी, और बाकी बातें तो हमारे अध्यक्ष ने बताई। देखिए, कानून तो अपनी जगह है, परंतु कानून से ज्यादा जो प्रभावी रहेगा वो सामाजिक रूप से इसका यदि हल निकाला जाए, क्योंकि समाज में जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके अर्ली चाइल्डहुड से वैसे उसी तरह शिक्षित करना पड़ेगा, तभी कुछ हल हो सकता है। न्यूक्लियर परिवार समस्या की जड़ है। न्यूक्लियर परिवार को हम समस्या का कारण मान सकते हैं, और इसके लिए पूरा जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसको चेंज होने के लिए एकदम तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि समय का प्रभाव हो गया, फिर भी कुछ कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है वर्तमान स्थिति से, तभी कुछ हो सकता है। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कहा कि विश्व वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण जागरूकता दिवस के स्थान पर हमें विश्व वरिष्ठ नागरिक खुशहाली दिवस मनाना चाहिए। हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। जिले में 1 महीने तक लगातार वरिष्ठ नागरिकों की जागरूकता, उनकी सुरक्षा हेतु सियान चेतना कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है, और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें ह्यूमन लाइब्रेरी, सियान चेतना केंद्र जैसे नए कॉन्सेप्ट भी उभर कर सामने आए। भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। हम अगर चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करें तो ये भारतवर्ष के लिए बहुत हद तक तकलीफदेह है। इसलिए मुझे लगता है भावनात्मक रूप से परिवार की संरचना भारतीय परिवेश में ही संभव है, जहां ये स्थिति बुजुर्ग अलग रहे ये वाली बात नहीं थी
और न ही होनी चाहिए। इसके लिए भावनाओं को प्राधान्यता देते हुए और बुजुर्गों के ऊपर ये बात रहे कि वो अकेले नहीं है। इसके लिए शासन, निगम, प्रशासन एवं पुलिस विभाग, ये चारों का समन्वय बहुत जरूरी है और मिलजुल के काम करके ये गठन करना पड़ेगा हर मोहल्ले में कि कोई बुजुर्ग प्रताड़ित तो नहीं है, अगर है तो उसके निवारण के लिए हम उनके पास तक पहुंचे। ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत लंबा एक प्रावधान होना चाहिए और इसमें सबको एक साथ मिलके जुटना है, क्योंकि है तो समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व का पहला शहर न तो चीन की दीवार है और न ताजमहल। इस भारतवर्ष में आरटीआई के तहत मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं 78 लाख लोगों को, जो कि केंद्र के कर्मचारी और अर्ध शासकीय कर्मचारियों को पेंशन जो कम दिया जा रहा है, इस बारे में मोदी जी से बार बार डिमांड की जा चुकी है और इस पे अपन बहुत जरूरी है कि उस पे ये करें। आज तक कोई सुना जा रहा है। आदरणीय हेमा मालिनी के द्वारा भी ये ज्ञापन पहुंचा, प्रिया शुले मैडम, अन्य लोग भी ले रहे हैं इसमें रुचि, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं आपके हर खबर के माध्यम से बार बार निवेदन करके चाहूंगा कि इसमें जैसा कि कलेक्टर साहब और विभिन्न लोगों को ध्यान आकर्षित कराया जाए। आज के आयोजन में आकर सही मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सियान चेतना इस नाम में जो होने जा रहा है संगठन, ये जरूरी रहा। मैं शासन से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत साल पहले शायद 90-92 का पहले हुआ बीपीएल सर्वे। इस तरह बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका बीपीएल सर्वे में नाम नहीं है, उनके लिए थोड़ा शासन ध्यान दे। वो गरीब आवास में, अटल आवास में, रास्ता में, सड़क किनारे में लोग घूमते रहते हैं, वो भी बुजुर्ग है, उनको देखने के लिए कोई नहीं है। एक बार फिर शासन से मेरा निवेदन है, एक बार और सर्वे किया जाए और एक बुजुर्गों को ये लिस्ट बना करके उनको सहायता किया जाए जिनके लिए कोई नहीं है। अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया। मैं देवरस मैडम के आभारी हूँ जो मुझे 2 शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया। तो देवरस सर जी का, जिनसे दोनों की मैं बहुत आभारी रहूंगी, जिन्होंने सियान चेतना वाला प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित करके हम लोगों को भी जागरूक करने के प्रयास किया और हम इनके संग मिलके बहुत अच्छा प्रोग्राम एक आयोजित करेंगे और नई नई योजनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैडम लोगों का हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा। हमारे माननीय रजनीश सिंह, एसपी रजनीश सिंह द्वारा किया गया है और इसमें बड़े बुजुर्ग लोगों का आगे में उनका जो उत्पीड़न ताकि ना हो उसका संकल्प भी लिया गया और हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बुजुर्ग अकेला ना रहे और हम लोग उसका भी अभियान हर जगह, हर क्षेत्र में उन्हें अकेलापन महसूस करने न दें। यह हम लोग एक संकल्प लिए हैं और आगे और भी बहुत कुछ जानने को मिला है और आगे इस प्रकार का किसी मतलब कोई भी बुजुर्ग किसी भी प्रकार की उत्पीड़न न सहे, इसका संकल्प आज हम लोग लिए हैं। ये प्रताड़ना दिवस के रूप में विश्व भर में, तो इस दिवस की उपयोगिता ये है कि जागरूकता इस संदर्भ में कि उन्हें प्रताड़ित किन्हीं संदर्भों में, किन्हीं अंशों में प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जागरूकता के लिए ये आज का जो 15 जून जो है उसे चिन्हित किया गया है, उसका अपना अलग महत्व है। वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न निवारण उत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर बिलासपुर पुलिस के चेतना हॉल में सब एकत्र हुए हैं वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्य। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला